समय गंवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें। करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। जी, उनका चित्र लेंगे हम बाद में चित्र लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। लेखक गांव में आज अटल स्मृति व्याख्यान माला के इस बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम में जिनके प्रेरणा से ये लेखक गांव आज एक बहुत विस्तार रूप लेता जा रहा है और अनेक अनेक प्रकार के प्रकल्प इसके अंदर प्रारंभ हो गए हैं। इसके अध्यक्ष संरक्षक उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और मेरे भी अभिभावक आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और अभी जिनका संबोधन हम सब लोगों ने सुना, सच में ऐसा लग रहा था कि वो बोलते रहें थोड़ी देर और बहुत बाल्यकाल से मैंने उनके साथ काम किया है और उनका बोलने का तरीका आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी बात भी कह रहे हैं और आगरा जैसा भी है और नहीं भी है, लेकिन सारा का सारा जो व्यवहारिक चीजें हैं उन्होंने हम सबके सामने शुरू से लेकर अटल जी का भी रखा, अन्य भी रखा, राज्य के बारे में भी रखा और संपूर्ण जीवन भर जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। और अभी इसी वर्ष आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, तो एक बड़ा कार्यक्रम आपके संरक्षण में, आप उसके संयोजक थे और मुझे उसका सौभाग्य दिया आपने कि जितने हमारे राज्य के अंदर लोकतंत्र सेनानी हैं उनको मुझे मुख्यमंत्री आवास में उन सब का मुझे स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। से आदरणीय प्रेम बड़ौकटी जी, यहाँ विशेष रूप से सुरेश नीरव जी विद्वान हमारे, प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की, आदरणीय डॉक्टर सविता मोहन जी, और जिन्होंने ये सब पूरा संचालन भी कर रही है। मैं देख रहा हूँ पहले दिन से, जिस दिन मैं यहाँ इसका शुभारंभ हुआ था उसी दिन से मैंने देखा और सच में मैंने डॉक्टर विदुषी को पहली बार मंच पर बोलते हुए देखा उस दिन और अब लगातार देख रहे हैं बहुत सुंदरता से इस सब कामों को यहाँ पर आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ की डायरेक्टर श्री विदुषी निशंक जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे बहुत अनेक देश दुनिया से आए हुए सभी विद्वान, लेखक, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और अनेक अनेक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले सभी आए हुए, सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, हमारे कर्णधार युवा, प्रिय मेरे छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु और ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही मैं आप सभी को
आज सुशासन के प्रतीक स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में बनाए जा रहे पूरे देश के अंदर सुशासन दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य का दर्जा मिला, हमारे राज्य की स्थापना हुई, अटल जी के जन्मशती वर्ष के पावन अवसर पर आयोजित इस अटल स्मृति व्याख्यान माला में आप सभी के बीच में, साहित्यकारों के बीच में, रसिकों के बीच में और अनेक अनेक महानुभाव जिनका अनेक अनेक क्षेत्रों में अपना बहुत विस्तृत अनुभव है, उन सब के बीच में मुझे उपस्थित होने का अवसर हो रहा है। और ये जानकर भी मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला में, जहां पहले सत्र में अभी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, भाई साहब ने मुझे अभी बताया कि ये दूसरा सत्र हो रहा है। पहले सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय अभी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं और इस व्याख्यान माला के माध्यम से अटल जी के जो कालजयी विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय भावना, उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस व्याख्यान माला में उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनकी दूरदर्शिता पर और उनकी तीव्र जो निर्णय लेने की क्षमता थी और उसके समकालीन जो भी संदर्भ थे, उनको प्रस्तुत करके हमारे नई पीढ़ी को, नवोदित, उदयमान, जिनको देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, विभिन्न विभिन्न दायित्वों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, उन सभी को राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भी किया जाएगा। और इस विशिष्ट कार्यक्रम की परिकल्पना और श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व और विचारों पर मुझे भी आप सबके बीच में, चूंकि आज ऐसा संजोग पड़ गया कि उसी समय जो समय यहाँ दिया हुआ था, उसी समय पर आज जो सांसद खेल महोत्सव था, वो उसके कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को आज प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ना था। एक ही समय हो गया और मैं बड़ा असमंजस में था। फिर चूंकि जो हमसे बड़े होते हैं, हमसे ज्यादा जिनका अनुभव होता है, तो वो सब रास्ता निकाल लेते हैं और निशंक जी ने उसका रास्ता निकाल लिया। उन्होंने कहा कि जो है तो मैं थोड़ा इसलिए विलम्ब से आया, अन्यथा मुझे भी पहले ही सत्र में यहाँ पर रहना था। और अब मुझे यहाँ पर अवसर देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर निशंक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय भाइयों बहनों, श्रद्धेय अटल जी का संपूर्ण जीवन हम सब लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है। उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है। उनके अंदर एक अटूट राष्ट्रभक्ति थी। जैसा अभी विदुषी ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी भारत माता का उद्घोष होगा, भारत माता की जय होगी। तो ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए उनका जीवन जीवंत प्रतीक रहा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने एक ओजस्वी कवि के रूप में भी अपने शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर देने का काम किया। एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने विचारों से और तर्कों से अपने विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया। और वो भारतीय राजनीति के ऐसे बिरले राजनेता थे जिनका प्रतिपक्ष के लोग भी, जो दूसरी पार्टियों के लोग थे, वह भी सम्मान करते थे। और अटल जी के जीवन दर्शन को उनकी ये अमर पंक्तियां पूर्ण रूप से चरितार्थ करती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो और मैं अभी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य के अंदर अटल मोदी सुशासन यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका आज समापन हो रहा होगा। 11 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलने वाली उस यात्रा में मुझे भी मदनपल्ली और तिरुपति, 2 स्थानों पर अटल जी के जो बड़े बड़े उन्होंने प्रतिमाएं बनाई हैं, उनका अनावरण करने के लिए मुझे भी उस कार्यक्रम में बुलाया था। तो मैं गया वहां।
तो वहां के लोगों ने मुझे बताया, जो के संयोग से जो आज वहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं PVN माधव, उनके पिताजी कभी अटल जी के साथ काम करते थे। तब वो मुझे उन्होंने एक पूरा विस्तृत रूप से एक चित्रों की पूरी प्रदर्शनी लगाई थी। तो उसमें उन्होंने मुझे ले जाकर बताया कि अटल जी ने उस समय में पूरे आंध्र का, जो संयुक्त आंध्र था, बोले एक एक स्थान पर उन्होंने स्वयं यहां प्रवास किया है। तो सच में कितना कठिन काम होगा जब उस समय में इतने साधन नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, और एक एक व्यक्ति से उनका लगाव था। एक बड़ी पीढ़ी का, जैसा आपने अभी प्रेम बड़ाकोटी जी ने देवेंद्र शास्त्री जी का, शोभन सिंह जीना जी का, या गजेंद्र दत्त नैथानी जी का, ऐसे नाम हमारे उत्तराखंड से लिए। ऐसे पूरे देश के अंदर अनेक अनेक लोगों का जो है उन्होंने उनके व्यक्तित्व को बढ़ाने का काम किया, उनको समाज के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित और आगे बढ़ने का अवसर दिया। और ये जो इनकी जो पंक्तियां हैं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, मुझे उनके शब्द जीवन की प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प है, उसको हमेशा स्मरण दिलाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत सच में एक गर्व का विषय रहेगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए लखनऊ में अटल जी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनके, जब वो लखनऊ से अटल जी लोकसभा का चुनाव वहां खड़े होते थे, उस चुनाव में एक छात्र के रूप में भी, एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। और उनके व्यक्तित्व में सागर जैसी अथाह गहराई थी। बहुत बार मिलते थे। ऐसा बाद में थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन शुरुआत में बहुत आसान था। बाद में चूंकि वो दिल्ली ज्यादा रहने लगे और वो फिर अनेक जिम्मेदारियां हो गई, नहीं तो हम लोग अक्सर मिलते थे अटल जी से। तो हिमालय जैसी विराट ऊंचाई भी उनके व्यक्तित्व में थी। भाइयों बहनों, अटल जी ने भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। चाहे वो पोखरण का परमाणु का परीक्षण हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जिसका सबसे अधिक फायदा हमारे जैसे प्रदेशों को मिला है। हर गांव संपर्क से जुड़ गया। या दूरसंचार की क्रांति हो, उनके प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। और उन्होंने ही देश में सबसे पहले जो बहुत सारे दलों की सरकार चलाने का, गठबंधन की सरकार चलाने का पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि यदि नीति सही है, राष्ट्र और प्रगति के उत्थान का उद्देश्य हो, तो बहुत सारे दल मिलकर भी सरकार चला सकते हैं और सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। श्रद्धेय अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित एक नई जो संस्कृति है, उसका सूत्रपात किया, जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं की प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की गठबंधन की सरकार भारत को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक अविस्मरणीय कार्य कर रही है। आज प्रत्येक सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों में अद्वितीय सफलता प्राप्त की तथा स्वदेशी कोरोना रोधी वैक्सीन का निर्माण करके वैश्विक संकट से देश को बाहर निकाला, वो उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण था। और जो हमारी भारत की संस्कृति है,
हम कहते हैं कि पूरा संपूर्ण विश्व वो हमारे घर की तरह है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो इस भावना को चरितार्थ करते हुए जब दुनिया के देशों पर ये कोरोना का संकट था, उस समय भारत की सरकार ने दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया, जिसने भारत के प्रति दुनिया के दूसरे देशों का विश्वास बढ़ाने का काम किया, एक भाईचारा बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, आज भारत में जिस प्रकार से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसे देखकर पूरा विश्व अचंभित है, आश्चर्यचकित है कि आज भारत इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। छोटा छोटा ठेले वाला, रिक्शे वाला, सब्जी की दुकान वाला, चाय वाला, उसके यहाँ भी देखते होंगे। और अभी दीपावली के समय में जो हमारे कुम्हार हैं, जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, अनेक खिलौने बनाते हैं, वो भी यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे। और जब ये 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी बात करी थी, तो आपको याद होगा उस समय कांग्रेस के नेता चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि आप शायद उसमें संसद में थे वो पहले कार्यकाल में, तो वो उन्होंने कहा कि ये भारत में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, यहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं करता है, यहाँ पर इतनी सुविधा नहीं है, लोगों के पास साधन नहीं है। लेकिन नीति और नियत और संकल्प यदि मजबूत हो तो उसमें कोई विकल्प नहीं आता है और वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचता है। आज पूरी दुनिया का 50% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत के अंदर हो रहा है। आज विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, रिंग रोड्स, हाईवे, एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं आज भारत की पहचान बन रही है। आज भारत में 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, श्रद्धेय अटल जी का देवभूमि उत्तराखंड से बहुत अत्यंत आत्मीय और गहरा लगाव रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी, मुझे बहुत सारे लोग पहले के बताते हैं कि उन्होंने अनेक स्थानों का उन्होंने दौरा किया, उस समय भी कठिन परिस्थितियों में भी लगातार करते थे, वो अनेक स्थानों पर गए और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना करके हमारे यहाँ के बरसों पुरानी जो मांग थी, सपना था यहाँ के लोगों का, अलग राज्य का गठन करके उस ऐतिहासिक कार्य को किया। और श्रद्धेय अटल जी की प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उन पर खरा उतरने के इस ध्येय के साथ पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक, किसानों से लेकर युवाओं तक, मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने का कार्य भी किया है। यही कारण है कि आप देखते हैं हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा तो हमको प्रत्येक वर्ष आपदा का सामना करना पड़ता है। कभी हिमस्खलन हो जाता है, एवलांच आ जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी बादल फट जाते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी मैदानी क्षेत्रों में भी हमको अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्रों में करना पड़ता है। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज हमारे प्रदेश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमने हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में भी रिवर्स पलायन में भी 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। और लोग, चूंकि इतने सारे विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, मैं थोड़ा सा इस पर जरूर बोलना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे स्थानों पर देश और दुनिया में जो उत्तराखंड के प्रवासी हमारे भाई बहन हैं, अब वो अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। अपने गांव में भी कोई न कोई प्रकल्प खड़ा कर रहे हैं, कोई न कोई काम उन्होंने शुरू किया है। अनेक स्थानों पर आप देखिए होम स्टे की एक बड़ी लंबी श्रृंखला हमारे यहाँ हो गई। मैं कल सांकरी महोत्सव में गया था वैसे पुरोला में, तो मुझे बताया गया कि कल वहां पर 100 से ज्यादा होम स्टे चलते हैं उस क्षेत्र में और 100 के 100 होम स्टे इस समय फुल चल रहे हैं और 2 से 2,500 लोग इस समय उन स्थानों पर आ रहे हैं। ऐसे दूर दराज के जितने भी क्षेत्रों में जाओ, हर जगह पर
आज लोग बड़ी संख्या में अपने अपने गांव में आके हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, या कोई अपना छोटा उत्पादन कर रहे हैं, स्थानीय उत्पाद बना रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूह इतना अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसे अनेक काम आज हम कर रहे हैं और उससे रिवर्स पलायन भी हमारा हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसके साथ ही हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में अभी हमने पहला स्थान प्राप्त किया है। और आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी, उसमें भी देश के जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हमारा स्थान बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। नीति आयोग भारत सरकार के 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अनेक क्षेत्रों में हमने अच्छा काम किया है। ये सभी उपलब्धियां हम लोग इसलिए प्राप्त कर सके हैं क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड राज्य का दर्जा दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड को विकास की एक नई दिशा दी। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से भी ये आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर श्रद्धेय अटल जी के आदर्शों, उनके जीवन दर्शन और उनके राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने संस्कारों में उतारें और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र की सेवा में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। जहां भी हम अपना योगदान दे सकते हैं वहां अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मंच न केवल अटल जी की महान विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा, बल्कि आने वाली हमारी युवा पीढ़ियों के लिए राष्ट्र सेवा की भावना को उनके अंदर जागृत करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सादर नमन करते हुए और उनके द्वारा रचित मेरी पसंदीदा कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। धन्यवाद। आपके विचारोत्तेजक उद्बोधन के लिए आपका